जांच चल रही है और इस परिवार के कई लोगों को, ये सारे लोग बेल पर हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों को जेल जाना है। कोई उस प्रोसेस में है, किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है। नीतीश कुमार जी दोनों तरफ से रोटी खाना चाहते हैं। वो बहुत सुविधा की राजनीति, जिस तरह की संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है अवैध तरीके से, तो कार्रवाई तो होनी तय है। लालू परिवार का जिस तरह के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट बिहार की राजनीति के लिए संकट है। जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उन पर नकेल कसने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है, ये आरजेडी के लोगों को भी पता है। राजद का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार, कि अगर वो दोषी हैं तो कहीं न कहीं उनको कानूनी शिकंजे में आना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां अब गोलबंद होने की कोशिश कर रही हैं। कई तस्वीरें आपने देखी, चाहे वो पटना हो, बेंगलुरु हो, या फिर अब महाराष्ट्र में बैठक होने वाली है। लेकिन उससे पहले जांच एजेंसियां लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग इस देश में भ्रष्टाचारी हैं। इसी कड़ी में बिहार में लालू प्रसाद यादव, या यूं कहे कि लालू परिवार को लेकर जिस प्रकार से जांच एजेंसी हावी रही, जांच करती रही और लगातार कहा जाता रहा कि 6 से 700 करोड़ का जो घोटाला जो है वो हुआ है, या फिर पहले की बात करी जाए जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, तमाम प्रकरण। लेकिन कल जो ईडी का एक बड़ा एक्शन रहा लालू परिवार पर, जिसमें 6 करोड़ की संपत्ति जो है वो ऐड किया गया और जब्त किया गया है। सवाल बड़ा है, क्योंकि सवाल राजनीतिक तौर पे उठने लगा है कि ये विपक्षी पार्टियों को डराने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा। क्योंकि जब बात 600-700 करोड़ की हो रही थी तो महज 6 करोड़ की संपत्ति जब्त क्यों की गई। मेरे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश वक्ता है राहुल जी। सवाल तो है राजनीतिक तौर पे कि भाई विपक्ष गोलबंद हो रही है, आप उसको डरा रहे हैं। जब 700 करोड़ की बात हो रही थी तो 6 करोड़ की संपत्ति जब्त, ये कैसा? नहीं, ये जो बात कही जा रही है, खास करके ये जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी के द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जो संपत्ति जब्त की गई वो महज 6 करोड़ 2 लाख रुपए की है। देखिए, ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है उसको इस रूप में देखिए कि जो संपत्ति का मूल्यांकन होता है, जो ईडी की तरफ से जारी किया जाता है, या कोई भी जांच एजेंसी जो जब्त करती है या अटैच करती है, यहाँ जब्त नहीं किया गया, अटैच किया गया है। अटैच जो भी संपत्ति की गई है उसका जो सरकारी मूल्य है या जिस वक्त वो खरीद की गई है उस वक्त का जो मूल्य है उसको इस रूप में देखना चाहिए कि वो 6 करोड़ 2 लाख रुपए की है। अब उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली में एक डी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी की बात आ रही है, D1088। ये एक संपत्ति है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जिसे महज एबी एक्सपोर्ट्स एबी एसोसिएट्स ऐसा कुछ करके कोई कंपनी है जिसके डायरेक्टर भी हुआ करते थे तेजस्वी जी। 2015 में उस कंपनी के डायरेक्टर को उन्होंने पद को छोड़ दिया, लेकिन कंपनी का मालिकाना हक उन्हीं के पास है। उसको महज 4 लाख रुपए में उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि बाजार मूल्य आज की तारीख में 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसी तरह से दानापुर के इलाके में तेजस्वी जी की दादी के नाम से एक नाम, मतलब उस अपार्टमेंट का नाम उनके नाम पे है, संपत्ति राबड़ी देवी जी के नाम पे है, तो अपार्टमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि एक अपार्टमेंट आप पटना में, अगर दानापुर के इलाके में भी आप 2, 4, 10 फ्लैट वाला भी कोई अपार्टमेंट है तो आपको पता होगा कि किस तरह का। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि 600 करोड़ है और उसको सिर्फ 6 करोड़ अटैच किया गया है। साहिबाबाद की कई प्रॉपर्टी है, उसकी भी कीमतें कई करोड़ में है। तो अगर सभी का बाजार मूल्य आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि 6 करोड़ या 600 करोड़, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उन पर नकेल कसने का काम ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और बेहतर भविष्य, बेहतर भारत के लिए, जहाँ पे भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं हो, वैसे देश की अगर हम कल्पना करें तो इस तरह के कदम स्वागत योग्य हैं। चुनाव से पहले कार्रवाई लगातार हो रही है, तो सवाल इसलिए है कि भाई विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसीलिए ये भाजपा के इशारे पर, जिसके सहयोगी आप बनने जा रहे हैं, उसी के इशारे पर जो है ये सब कुछ कार्रवाई हो रही है। चुनावी कार्रवाई है, डराया जा रहा है, इसलिए सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, इसमें 2 पक्ष है। पहला पक्ष तो ये कि जब आरजेडी के लोग ये कहते हैं कि हमें पता था कि इस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन हमारा मानना है कि राजद का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार, और राजद के लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि 2004 से 2009 के बीच में जिस तरह से ग्रुप डी की नौकरियों को बांटा गया और जिन लोगों को नौकरियां दी गई उनके ही किसी नाते रिश्तेदार या परिवार से संपत्ति आई, तो भ्रष्टाचार हुआ है, ये आरजेडी के लोगों को भी पता है।
इसलिए वो सिर्फ एक प्री एजम्पशन बोलते हैं कि भाई हमें तो पता था कि कार्रवाई होगी, जबकि ये बदले की कार्रवाई नहीं है, ये कानूनी तौर पर ये कार्रवाई है। और पिछले कई सालों से इस संबंध में जांच जारी था और उसमें तेजस्वी जी, हेमा जी और भी परिवार के कई सदस्यों का नाम है। और जिस तरह की संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है अवैध तरीके से, तो कार्रवाई तो होनी तय है। आप इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये कानून के दायरे में रह करके ये काम किया जा रहा है। और तेजस्वी जी को अगर एक बात वो और कहते हैं जो दूसरा पक्ष में कह रहा था कि तेजस्वी जी की तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि जिन दिनों की ये बात है उनको तो मूछें भी नहीं थी। तो मेरा ये कहना है, ये हम लोग का ये मानना है कि अगर तेजस्वी जी को लगता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में उनका कोई रोल नहीं है, या उनके नाम पे जो संपत्ति आई है उनके पिताजी ने उनको ट्रांसफर कर दिया है, तो तेजस्वी जी अगले 30, 40, 50 साल बिहार की राजनीति करेंगे, देश की राजनीति करेंगे। उनको एक मिसाल पेश करना चाहिए और उनको खुद आगे बढ़ करके उनको कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित कोई भी संपत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है, और ये सभी संपत्ति को हम वापस दान करते हैं या सरकार को देते हैं, या सरकार इसका जो करना है करे, हम इससे मुक्त हैं। क्या ये साहस दिखा पाएंगे तेजस्वी जी? जिस D1088 बंगले की बात की जा रही है, जिसको अटैच किया गया कल, तेजस्वी जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो जो जानकारी आ रही है कि ये उसी घर में रहते हैं, जबकि कंपनी के कार्यालय के जो तेजस्वी परिवार का जो बहुत सारी कंपनियां हैं उसका वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन उसे एक घर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बंगला उन्हें मिला ही था। यह बंगला को ट्रांजैक्शन किया गया सिर्फ 4 लाख रुपए में, और इसमें यह भी जानकारी आ रही है कि बहुत सारे ज्वेलर्स और दूसरे लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट था, और वहां से फिर ये ट्रांजैक्शन हुआ था। सवाल ये भी उठता है कि भाई 2017 से मामला चल रहा है तेजस्वी यादव को लेकर, इस्तीफा हुआ, सरकार गिरी, उस वक्त महागठबंधन सरकार थी, 17 से लेकर 22-23 हो गए हैं। क्या अब तक कई बार छापे पड़े, जांच लगातार हो रही है, तमाम बड़ी एजेंसियां जांच कर रही है, कोई आज तक सबूत नहीं मिले? अगर सबूत मिले तो फिर क्यों आज तक तेजस्वी यादव अगर भ्रष्टाचारी है तो फिर जेल में क्यों नहीं है? देखिए, सभी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आप सभी को पता है कि इस देश के अंदर कुछ चीज़ें बहुत धीमी गति से चलती हैं। उसमें एक सिस्टम का जो एक फॉल्ट है, ये निश्चित तौर पर यहाँ पर है, और इसको बहुत तेज़ी से जो भी इस तरह के मामले हैं उस पर सरकार को बहुत गंभीरता से तेज़ी से काम करने की तरफ कुछ प्रावधान लाने चाहिए। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं उससे इतर मेरा एक सवाल है कि 2017 में यही सवाल उठा था, तब नीतीश कुमार जी ने बहुत तेजस्वी जी से साफ साफ शब्दों में कहा कि भाई आप जनता के बीच आइए और कहिए कि हमने ये काम नहीं किया है, या व्हाटएवर जो कुछ भी है। और आपको पता है कि जदयू के ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही इस मामले में इन्फॉर्मेंट हैं, या कहिए कि कंप्लेन करने वाले जो शिकायत करते हैं वही हैं। तो निश्चित तौर पर जिस वक्त ये कंप्लेन किया गया, जदयू ने किया, उसका राजनीतिक लाभ 2017 में जदयू ने लिया, तो आज नीतीश कुमार जी जब इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और बहुत बेशर्मी से जदयू के लोग ये कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था इस तरह की कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि जदयू को भी या नीतीश कुमार जी को जनता के बीच आकर के ये बताना चाहिए कि क्या 17 में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था या 23 में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दोनों में एक ही बात सच होगा, और अगर 17 सच था तो आज भी उनको इस्तीफा मांगना चाहिए, और अगर सिर्फ आज सच है तो 17 के लिए वो राज्य से माफी मांगे। तो वो तो कह रहे हैं कि तब हमने बोला था और तब जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं रही, और भाजपा भी चाहती थी कि छापेमारी करवाकर FIR करवाकर इन दोनों अलग कर लिया जाए। उसमें नीतीश कुमार जी दोनों तरफ से रोटी खाना चाहते हैं, वो बहुत सुविधा की राजनीति करते हैं। जब चारा घोटाला हुआ उसमें कंप्लीमेंट कौन लोग हैं? वही ललन सिंह जी, सुशील मोदी जी और शिवानंद तिवारी जी, ये तमाम लोग कल कई मौक़ों पे जदयू के साथ रह चुके हैं, कई मौक़ों पे जदयू के साथ नहीं रह, जैसे सुशील मोदी जी अलग भी रहे। लेकिन क्या लालू जी को इस मामले में सजा नहीं हुआ? सजा हुआ, और कई कोर्ट ने उनको सजा दिया। तो जाहिर सी बात है कि लालू परिवार का जिस तरह का भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट बिहार की राजनीति के लिए संकट है। ये बहुत कहिए कि जो इंडिया नाम का जो एक INDIA करके एक जो विपक्षी गठबंधन बना है, वो तमाम लोग, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनती कि तमाम लोग उसमें कहीं ना कहीं कोई चार्जशीटेड है,
कोई सजा याफ्ता है, कोई उस प्रोसेस में है, किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, किसी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है। अच्छा, लालू जी के यहाँ जब पहली बार जब उनको जेल जाना पड़ा तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उसको राजद का समर्थन था, कांग्रेस का समर्थन था। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। जांच चल रही है और इस परिवार के कई लोगों को, ये सारे लोग बेल पर हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों को जेल जाना है। और भ्रष्टाचार पे जो नकेल कसने की जो गारंटी एनडीए सरकार ने दिया है वो आपको आने वाले दिनों में और सख्त रूप में दिखाई पड़ेगा। अंतिम सवाल आप कर रहे हैं कि सारे जो इंडिया में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, कोई जेल जाकर आया है, कोई जेल जाने वाला है, किसी पर ईडी सीबीआई हावी है। आपको नहीं लगता है कि आप हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जब भोपाल में भाषण दे रहे थे उस वक्त अजीत पवार का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी लोग हैं, ये अपने और परिवार के लोगों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। कुछ दिन बाद अजीत पवार पलटी मार जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये कैसी परिभाषा है भ्रष्टाचार का कि भाई विपक्ष में रहेंगे तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप डर रहे हैं इसीलिए एक हो रहे हैं, साथ आ गए तो सब कुछ ठीक हो गया, आप गंगा जी में नहा ली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीत पवार जी पर अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, अगर इस तरह का कोई भी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे वो महागठबंधन में हो, चाहे वो विपक्षी दल में हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, आप कई मौक़ों पर देखेंगे कि जो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं या जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई एक व्यक्ति को छोड़ करके कोई राजनीति की जा रही है। राजनीति का यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ पे कानूनी दायरे में जिनको भी आएंगे जो लोग, उन पर कार्रवाई होगी और ये गारंटी एनडीए की तरफ से है। तो इसको आप मान करके चलिए कि अगर वो दोषी हैं तो कहीं ना कहीं उनको कानूनी शिकंजे में आना होगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि 100 में एक आध ऐसा होता है, या अपवाद के तौर पर देखा जाता है कि भाई सत्ताधारी दलों के यहाँ सीबीआई ईडी के अधिकारी पहुंच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सत्ताधारी दल के यहाँ सीबीआई ईडी या दूसरी लोग नहीं पहुँच रहे हैं तो बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, दिल्ली है, ये तमाम और भी कई राज्य, बंगाल हैं जहाँ पे आपके पास निगरानी है। बहुत तरह के आपके यहाँ भी जांच एजेंसियाँ हैं, आप भी जांच कर सकते हैं। आज तक तो आपकी तरफ से कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दिनों आप लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान पे बहुत सारे मामलों की बात हुई थी, वसुंधरा राजे जी पर बहुत तरह की बातचीत हुई थी। स्थिति राजस्थान के अंदर ये हो गई कि वसुंधरा राजे के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत जी के खिलाफ सचिन पायलट जी धरना देने लग गए। मध्य प्रदेश में वहाँ पे कमलनाथ जी की अगुवाई में कई दिनों की सरकार रही, उन्होंने बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार के अंदर तमाम जो अधिकारी, चाहे वो पुल निर्माण में हो, चाहे वो दूसरे विभागों में हो, मंत्री रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए, अगर भ्रष्टाचार के आरोप उन पर हैं तो नीतीश कुमार जी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर वो कहते हैं कि आलोक मेहता जी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है तो वो गड़बड़ी क्या भ्रष्टाचार के रूप में था? तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि विपक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी के जो रहे हैं, उस पर तो कोई नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी बताएं कि क्या वो भी बीजेपी को बचाना चाहते हैं? ये सवाल तो नीतीश जी से भी पूछा जाएगा, ये कमलनाथ जी से भी पूछा जाएगा, ये अशोक गहलोत जी से भी पूछा जाएगा। कर्नाटक में अभी सरकार आई है कांग्रेस की, अभी उन्होंने कहा कि 40% कमीशन की बात है, तो अभी तक तो वहाँ पे एक भी कार्रवाई, 2 महीने तो हो गई सरकार की, अभी तक तो एक भी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं आया है। तो इन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करना और सिर्फ ये कहना कि इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर अजित पवार भ्रष्ट हैं तो कानूनी कार्रवाई उन पर होगी। और शरद पवार जी उसी गठबंधन का हिस्सा हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूं, तो वो क्यों ये प्रयास करते हुए दिखे कि अजित पवार वापिस हमारे साथ आ जाएं या सब कुछ ठीक हो जाए? क्या वो अपने भ्रष्ट भतीजे को वापिस लेना चाहते थे? तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपके महागठबंधन के जो लोग हैं, जो विपक्षी गठबंधन के जो नेता और मुख्यमंत्री हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। डीएमके की सरकार है तमिलनाडु के अंदर, तमाम लोग जांच के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन अगर अन्ना डीएमके की सरकार इतनी भ्रष्ट थी, मैं किसी को डिफेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन सरकारों ने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? फिर आप आरोप लगाएंगे कि एनडीए ने उस पर बदले की कार्रवाई की। तो चलिए, 6 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, और सिर्फ लालू परिवार ही नहीं बल्कि अब लालू प्रसाद यादव के जो रिलेटिव हैं, जो बेटी है, दामाद हैं, जो बेटी के जो ससुर जी है, उनकी भी कई संपत्तियां इसमें जो है वो
ऐड की गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चूंकि तेजस्वी यादव का वो बंगला भी है, जिस बंगला की चर्चा कुछ दिन पहले हर तरफ हो रही थी, वो 150 करोड़ की बंगला दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल एरिया में है, और इसके लेकर भी सियासत जो है वो गर्म हुई थी कि तेजस्वी यादव एक ऐसे आलीशान बंगला में रहते हैं, और उसको लेकर भी बड़ा सवाल है। राजनीतिक तौर पे जो है वो बयानबाजी तेज हो गई है कि विपक्षी गुलबंदी को देखकर जो है इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।